ए वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, कल जैसे हमने पहला वीडियो डाला था क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे और नेम रिएक्शन के क्रम में, आज अगली वीडियो और अगली रिएक्शन इसके बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा सा आप कल वाली रिएक्शन के बारे में बता देता हूँ। कल हमने आपको बताया था विकार्बोक्सिलीकरण, डीकार्बोक्सिलेशन, विकार्बोक्सिलीकरण, और उसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल में से कार्बन और 2 ऑक्सीजन परमाणु यानी COO या तो किसी सरल अणु CO2 के रूप में या फिर किसी साल्ट के रूप में निकल जाते हैं, उनको विकार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर इसमें से कार्बन और ऑक्सीजन निकल जाएं, निकाल देता हूँ, ये निकाल दिया तो क्या बचा CH3H। CH3 का H का मतलब CH4। तो ये कन्फर्म है कि CH3COOH से बनने वाला जो एल्कीन होगा वो CH4 होगा। मान लिया हमारे पास में CH3CH2COOH है और आप ये पता करना चाह रहे हैं कि इससे कौन सा एल्कीन बनेगा। COO हटा दीजिए, CH3CH2H का मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। मान लिया आपके पास में बेंजोइक एसिड है C6H5COOH, और मान लिया आपको ये पता करना है कि इसमें कौन सा कंपाउंड बनने वाला है। बस CO2 हटा दो, COO हट गया, ये H यहाँ चला जाएगा और यहाँ जा करके बेंजीन बना देगा। तो विकार्बोक्सिलीकरण का मतलब होता है जब कार्बन और 2 ऑक्सीजन परमाणु किसी सरल अणु के रूप में बाहर निकल जाते हैं। चलिए इसके बाद की रिएक्शन देखते हैं। इसके बाद में हम पढ़ते हैं आपका हैलोजिनेशन, हैलोजिनीकरण। हैलोजिनीकरण इंग्लिश में कहते हैं हैलोजिनेशन। ध्यान से समझेंगे बच्चों। हैलोजिनीकरण किसी कार्बनिक यौगिक में से अगर कोई हाइड्रोजन, एक या ज़्यादा हाइड्रोजन परमाणु किसी हैलोजन के द्वारा हटा दिए जाते हैं। किसी कार्बनिक यौगिक में से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु अगर किसी हैलोजन परमाणु द्वारा हटा दिए जाते हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को ही हैलोजिनेशन कहते हैं, यानी हैलोजिनीकरण कहते हैं। दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड by any halogen atom are called halogenation. One or more hydrogen atom replaced by any halogen atom is known as halogenation. तो अगर किसी कार्बनिक यौगिक, मुख्यतः एल्केन यानी हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं, बल्कि जैसे कि CH4 है बच्चों, यहाँ पे CH4 की अगर क्लोरीन से क्रिया कराएं प्रकाश की उपस्थिति में तो यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl, HCl बन जाएगा। वो लिख दिया हमने यहाँ पे। बाकी यहाँ CH3 बचा, यहाँ एक Cl बचा, लिख दिया जी CH3Cl। बड़ा सिंपल है। तो हमने यहाँ देखा, यहाँ CH4 था, एक H हट चुका है और उसकी जगह कौन आ चुका है, क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, हैलोजन। बस सिंपल परिभाषा बनेगी। अगर किसी कार्बनिक यौगिक यानी हाइड्रोकार्बन में से अगर एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु किसी हैलोजन परमाणु द्वारा हटा दिए जाते हैं, रिप्लेस कर दिए जाते हैं, प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं, तो उन्हीं अभिक्रियाओं को हैलोजिनीकरण कहते हैं। जैसे कि ये हो गया। चलो और एग्जांपल देख लेते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये था आपका मेथेन, ये मेथिल क्लोराइड, मेथेन मेथिल क्लोराइड। एथेनिक क्रिया कराइए क्लोरीन से, कंडीशन सेम, प्रकाश की उपस्थिति। ये होता है H न्यू, अभी बता रहा हूँ उसके बारे में भी। बेटा यहाँ से एक H हटेगा, एक Cl, HCl, यहाँ CH2 बच गया और यहाँ Cl, उसे इसमें जोड़ दीजिए। CH3 CH2 Cl प्लस HCl। H न्यू के बारे में समझिए। H प्लांक नियतांक और न्यू होती है आपकी आवर्ती। तो H न्यू जो होती है वो फोटोन की ऊर्जा होती है, फोटोन की ऊर्जा, प्रोटोन नहीं, फोटोन, फोटोन की ऊर्जा।
और फोटोन कहीं में होते हैं, वो होते हैं प्रकाश में ऊर्जा के बंडल, ऊर्जा के पैकेट को ही फोटोन कहते हैं, जो कि प्रकाश में पाए जाते हैं। तो अगर हमें कहीं पर भी प्रकाश की उपस्थिति प्रदर्शित करनी होती है तो हम फोटोन को लिख देते हैं और फोटोन को प्रदर्शित करते हैं एच न्यू से। इसलिए एच न्यू का मतलब प्रकाश की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ लाइट मानी जाती है। संभवतः ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। और देखते हैं जी, तो हैलोजनेशन क्या है? हैलोजनीकरण किसी हाइड्रोकार्बन में से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु अगर किसी हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के द्वारा हटा दिए जाते हैं तो उन्हीं अभिक्रियाओं को हैलोजनीकरण कहा जाता है। और देखिए आप बेंजीन, ये भी हाइड्रोकार्बन है जी। अगर इसमें क्लोरीन की रिएक्शन कराते हैं बट इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन कैरियर, यहाँ पे प्रकाश की उपस्थिति नहीं हो सकती। प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन हेक्साक्लोराइड यानी एडिशन रिएक्शन हो जाती है। 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल, 3 क्लोरीन के अणु अलग अलग कार्बन पर ऐड हो जाते हैं, तो उससे बनता है BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, या लिंडेन या गैमक्सीन या 666 भी उसको कहते हैं। लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे हैं हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण का मतलब यहाँ से रिप्लेसमेंट है। कर्ण जहाँ भी आएगा वहाँ का मतलब या तो उसमें से कुछ निकलेगा या फिर रिप्लेसमेंट होगा। हालांकि कहीं कहीं जैसे मान लिया हाइड्रोजनीकरण है तो रिडक्शन को हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। हाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन का एडिशन होगा। खैर, तो हैलोजनीकरण का मतलब यहाँ पे प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए संदर्भित किया जाता है। तो यहाँ से क्या छटेगा? एक Cl HCl क्लोरीन ऊपर जाकर जुड़ जाएगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा प्लस HCl। तो ये भी आपका क्या है? हैलोजनीकरण। टोल्यूइन, अगर इसमें क्लोरीन पास करते हैं और उबलती हुई टोल्यूइन में पास करते हैं तो उस टाइम पे क्लोरीन ऑर्थो मेटापैरा पे अटैक नहीं करता बल्कि डायरेक्ट इस साइड चेन पे अटैक करता है। यहाँ से क्या छटेगा? एक Cl HCl CH2 में Cl जुड़ जाएगा, बेंजिल क्लोराइड। बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड। देखिए ये चीज़ें, ये दोनों रिएक्शन आपको तभी समझ में आ सकती हैं जब आपको बेंजीन की स्ट्रक्चर का पता हो। अगर आपको बेंजीन की स्ट्रक्चर का नहीं पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए, मैं अगले वीडियो बेंजीन स्ट्रक्चर पर ही बता दूंगा। खैर, तो हैलोजनीकरण फिर सुनिएगा, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी कार्बनिक यौगिक में से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु किसी हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं, हैलोजनीकरण कहलाती हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल हुए। मैथेन, क्लोरीन से रिएक्शन कराई, एक H यहाँ से हटेगा, Cl यहाँ से HCl, एक क्लोरीन इसमें जुड़ जाएगा, CH3Cl बन गया। ऐसे ही एथेन में CH3 H यहाँ से हटेगा, एक Cl HCl, एक Cl इसमें जुड़ जाएगा। ऐसे ही बेंजीन और क्लोरोबेंजीन में। अब जो हमने कल आपको रिएक्शन बताई थी उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको कल डीकार्बोक्सिलेशन बताया था, डीकार्बोक्सिलेशन, विकार्बोक्सिलीकरण। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि आपको एसिटिक अम्ल से मेथिल क्लोराइड, ये आपका एसिटिक अम्ल और ये है मेथिल क्लोराइड, सवाल पूछता है आपसे एसिटिक अम्ल से मेथिल क्लोराइड कैसे प्राप्त करोगे, तो उसके लिए देखिए अब ये है हमारा एसिटिक अम्ल। पहले रिएक्शन कराएंगे NaOH से, HOH H2O यहाँ लिख दिया और बाकी Na जुड़ गया इसमें तो बन गया CH3 COO Na। क्योंकि ये मल्टी स्टेप रिएक्शन होती हैं, बहुपदीय अभिक्रियाएं होती हैं, तो इसमें साइड प्रोडक्ट को इस तीर के निशान के नीचे लिख लेते हैं। तो प्लस H2O यहाँ से हटा करके माइनस H2O ऐसे लिखते हैं। अब इसकी डीकार्बोक्सिलेशन लगाएंगे, सोडा लाइम से क्रिया दिखाएंगे। कल भी बताया था Na2CO3 ये निकल जाएगा, HCH3 में जुड़ गया, बन गया CH4 और बस CH4 से मेथिल क्लोराइड बन जाएगा। कैसे?
Cl2 प्रकाश की उपस्थिति, नीचे लिख दो हेलोजिनेशन यानी हेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण। एक H एक Cl हट जाएगा और बाकी बच जाएगा CH3Cl प्लस HCl। यहाँ भी लिख सकते हो क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट है ये, तो यहाँ लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज नीचे भी माइनस HCl करके आप लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। फाइनल प्रोडक्ट में आप कहीं भी लिख सकते हो, लेकिन जो बीच में प्रोडक्ट आएंगे उसमें केवल तीर के निशान के नीचे, जैसे यहाँ पे क्या लिख देंगे -Na2CO3। तो ये बन गया आपका एसिटिक अम्ल से मेथिल क्लोराइड। एसिटिक अम्ल से पहले सोडियम एसीटेट बनाया, सोडियम एसीटेट की सोडा लाइम से रिएक्शन कराई। सोडा लाइम से रिएक्शन का मतलब होता है आपका विकार्बोक्सिलीकरण। तो इस प्रकार आपका मेथिल क्लोराइड बन गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक चिर परिचित अभिक्रिया है, बड़ी अच्छी अभिक्रिया है, वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया, वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। देखिए पहले का एग्जांपल समझ लो, उसके बाद में डेफिनेशन आप लोगों से ही बनवाएंगे। Rx + 2Na + Rx इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर का मतलब शुष्क ईथर, हिंदी में भी लिख देता हूं शुष्क ईथर। दो सोडियम है, दो ही है आपके X। X का मतलब यहाँ पे हेलोजन, तो बनेगा 2NaX। दो ही सोडियम दो ही X, 2NaX। और बाकी 2R नहीं लिखेंगे, इसको R लिखेंगे। कभी 2R लिख दो आप, R सिंगल बॉन्ड R + 2NaX। ये आपका एल्किल समूह R बराबर कोई भी एल्किल समूह है, और X बराबर कोई भी हेलोजन है, मेनली क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हालांकि फ्लोरीन, एस्टेटिन भी हेलोजन ही होते हैं, लेकिन उनका ज़्यादा यूज नहीं होता है, रेयरली उनका यूज किया जाता है। तो R एल्किल समूह, X कोई सा हेलोजन, तो इन्हें कहते हैं, RX को बोल देंगे एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। तो बेटा ये भी क्या है RX, ये भी एल्किल हैलाइड है। RR, जब R एल्किल समूह है तो एल्किल समूह यानी कि एल्केन। तो पहले तो एक आपकी सामूहिक परिभाषा बनी, क्या? शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइडों की सोडियम से क्रिया कराने पर एल्केन बनते हैं। बड़ी छोटी सी बात है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइडों की सोडियम से अभिक्रिया कराने पर एल्केन बनते हैं। एल्केनों के निर्माण की इस अभिक्रिया को ही वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग भी बताइए, जैसे रिएक्शन में लिखा हुआ है वही बोलना है, इसके अलावा कुछ नहीं बोलना। शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड, RX क्या है? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइडों की सोडियम से क्रिया कराने पर एल्केन प्राप्त होते हैं। एल्केनों के निर्माण की यह अभिक्रिया ही वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे, ये तो हुआ सामूहिक उदाहरण। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे कैसे लिखते हैं। मैं भाई देख लूँ कि बोर्ड आ रहा है सभी कुछ। जैसे R की बजाय ले लो बेटा आप CH3 और X की बजाय ले लो Cl। CH3 क्या है? एल्किल समूह। जैसे CH3 है, C2H5 है, ये सब एल्किल समूह तो हैं। तो R की बजाय लिया CH3, X की जगह ले लिया Cl + 2Na + CH3Cl। समझाने के लिए Cl CH3 लिख लिया। शुष्क ईथर यानी ड्राई ईथर, ये बनेगा 2NaCl, बाकी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 + 2NaCl। तो ये मेथिल क्लोराइड से बन गया आपका एथेन। फिर समझिएगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइडों की सोडियम से क्रिया कराने पर एल्केन प्राप्त होते हैं। एल्केनों के निर्माण की इस अभिक्रिया को ही वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मेथिल क्लोराइड की
शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया कराने पर एथेन प्राप्त होती है। कह देंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड को सोडियम के साथ विकृत कराने पर एथेन प्राप्त होती है। जैसा भी आप मन करें ऐसा आप लिख सकते हो। अगली अभिक्रिया देखो, चलो R की बजाय ले लो आप CH3 की बजाय ले लो C2H5, C2H5Cl, X की बजाय Br ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 2Na प्लस C2H5Cl। कंडीशन उपरोक्त, डू का मतलब उपरोक्त है, ड्राई ईथर लिया जाएगा। क्या बन रहा है बाबू? 2NaCl, बाकी C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस 2NaCl। और ध्यान दीजिए इस C2H5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान दीजिए CH3CH2 यानी कि ब्यूटेन है ये आपका नाम, तो खैर आपको पता होगा। तो ये भी एग्जांपल दे सकते हैं कि एथिल क्लोराइड की सोडियम से क्रिया कराने पर ब्यूटेन बनता है, या शुष्क ईथर की उपस्थिति में एथिल क्लोराइड की सोडियम से क्रिया कराने पर ब्यूटेन प्राप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो थोड़ा सा इसको अलग हटके देखते हैं। तो ये हो गया आपका वुड्स रिएक्शन। इसके बाद में अगली रिएक्शन आती है, बस एक ही परिवर्तन करना है। वुड्स रिएक्शन है आपकी शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइडों की सोडियम से क्रिया कराने पर। बेटा अगर यहां से सोडियम हटा के और जिंक लगा दें तो यहाँ ही हो जाएगा ZnX2। बस तुरंत अभिक्रिया का नाम बदल गया, अब होगी फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। तो अगर सारी कंडीशन, बाकी सभी कंडीशन बिल्कुल सेम है सारी कंडीशंस, बस ध्यान रखें शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइडों की सोडियम से क्रिया कराने पर एल्केन बनते हैं तो वुड्स अभिक्रिया, और जिंक से क्रिया कराने पर भी एल्केन बनते हैं तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। यानी फ्रैंकलैंड अभिक्रिया वोल्टेज अभिक्रिया का ही एक्सटेंडेड या विस्तृत या बढ़ा हुआ रूप होता है, बस इसमें सोडियम के स्थान पे जिंक लिया जाता है। सारे के सारे एग्जाम्पल भी वही होंगे, जैसे R की बजाय ले लिया हमने CH3, X की बजाय ले लिया Br, Zn रखना ही है प्लस Br CH3। कंडीशन डू का मतलब ड्राई ईथर, शुष्क ईथर, ये क्या बना बच्चों Zn Br2 और बाकी एथेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये हुई आपकी फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। अब छोटी सी बात कर लेते हैं, वुड्स अभिक्रिया में सोडियम था, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में जिंक है। वुड्स अभिक्रिया में सोडियम, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में जिंक। वुड्स अभिक्रिया में सोडियम, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में जिंक, बस ये ध्यान रखना है आपको। और बाकी सेम कंडीशन है, एल्किल हैलाइड है, एल्केन है। एल्किल हैलाइडों की सोडियम से क्रिया कराने पर एल्केन बनते हैं वुड्स अभिक्रिया, एल्किल हैलाइडों की जिंक से अभिक्रिया कराने पर एल्केन बनते हैं तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं बस। अब अगर हमसे कोई पूछता है कि एसिटिक अम्ल से आपको एथेन बनाना है वाया वोल्टेज रिएक्शन, ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे। एसिटिक अम्ल डिकार्बोक्सिलेशन लगाएंगे, पहले NaOH से रिएक्शन, निकला आपका H2O, बॉर्डर आ गया पूरा, जी हाँ, और बनेगा सोडियम एसीटेट CH3COONA। डिकार्बोक्सिलेशन NaOH और CaO आपको समझाई थी, डिकार्बोक्सिलेशन Na2CO3 निकल जाएगा और क्या बन जाएगा CH4।
सीधा भी आप कह सकते हो CH3COOH से डी कार्बोक्सिलेशन लगाने पर CO निकल गया, क्या बन गया CH4, ये बन गया CH4। अब इसकी क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे Cl2 से, लाइट की प्रेजेंस में एक HCl निकल जाएगा और बाकी बन जाएगा CH3Cl। और मेथिल क्लोराइड लिखने के बाद में आप लिख दीजिए Na- वुड्स रिएक्शन WR और डायरेक्ट लिखिए आप CH3 बनेगा जी एथेन, क्या निकल जाएगा NaCl। अब आप ये कहोगे कि वहाँ वुड्स रिएक्शन में तो CH3Cl के 2 मॉलिक्यूल थे, 2 अणु थे। बेटा परिभाषा समझो, हमें पता है कि मेथिल क्लोराइड की सोडियम से क्रिया कराने पर एथेन बनती है, चाहे उसका मॉलिक्यूल हमारे 2 हो चाहे 10 लाख हो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मल्टी स्टेप रिएक्शन में हमें केवल ये बताना होता है कि किससे क्या और कैसे बन रहा है। हमें पता था कि वुड्स रिएक्शन में मेथिल क्लोराइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया कराने पर एथेन बन जाता था, इसीलिए हमने मेथिल क्लोराइड से एथेन बना दिया। अब अगर कोई पूछता हो कि एसिटिक अम्ल से ब्यूटेन बनाओ जी, CH3 CH2 CH2 CH3, एसिटिक अम्ल से ब्यूटेन बनानी है तो एसिटिक अम्ल से सोडियम एसीटेट से मेथेन से हेलोजिनेशन किया, मेथिल क्लोराइड से बन गया एथेन। एथेन की फिर हेलोजिनेशन कराओ, HCl निकल जाएगा, बनेगा CH3 CH2 Cl। और इसकी Na ईथर से रिएक्शन करा दो, Na- ईथर यानी कि वुड्स रिएक्शन, क्या निकल जाएगा NaCl। बाकी जितने कार्बन है उससे डबल वाला बन जाएगा, CH3 CH2 2 कार्बन थे, 2 और जुड़ेंगे CH2 CH3, ये बन गया आपका ब्यूटेन। तो इस तरह से डीकार्बोक्सिलेशन, हेलोजनीकरण, आपका वुड्स रिएक्शन, आपकी फ्रैंकलैंड अभिक्रियाएं ये हो जाती हैं और इनसे अलग अलग कार्बन वाले कंपाउंड बना दिए जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।